वेलकम फ्रेंड्स, मैं निखर कुमार फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से। हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के सेकेंड यूनिट को देख रहे हैं। सेकेंड यूनिट के कुल 3 सब पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला सब पॉइंट था जिसमें हम लोगों को पढ़ना था बाल व्यवहार के प्रमुख सिद्धांत। दूसरे सब पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना था बाल व्यवहार के निर्धारक तत्व, और तीसरे सब पॉइंट में हमको देखना है बाल व्यवहार के अध्ययन की प्रमुख विधियां। तो तीसरे सब पॉइंट में कुल 3 विधियों का जिक्र सिलेबस में किया गया, जिसमें पहला है अवलोकन विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि और तीसरा है जीवन इतिहास विधि। इन तीनों ही विधियों को बारी बारी से एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जिसके लिए पिछले वीडियो में हमने आपको एक सजेशन दिया था कि आप एक प्रश्न तैयार करें कि शिक्षा मनोविज्ञान में बाल व्यवहार के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं और उनमें से किसी एक विधि का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ऐसा करने से ये आपके लिए आसान हो जाएगा और एग्जाम में कभी भी अगर पूछा जाए तो तीनों ही विधियों का ज्ञान आपके पास मौजूद रहेगा, जिससे एक कंपैरेटिव आंसर लिखने से लेकर के एक सेपरेट आंसर लिखने तक आप सक्षम हो जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि बाल व्यवहार के अध्ययन के शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में वास्तव में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का हमारा मतलब होता है कि एक क्रोनोलॉजी को फॉलो किया जाता है, एक क्रमबद्धता का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। जैसे वैज्ञानिक विधियों में आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, इसके साथ साथ उसका विश्लेषण किया जाता है, कारण और परिणाम के सिद्धांतों के आधार पर किसी भी नियम को परखा जाता है। तो उसमें निर्विवाद रूप से क्रमबद्धता का गुण पाया जाता है, यथार्थता का गुण पाया जाता है, यानी क्रोनोलॉजी होता है वो रियलिस्टिक होता है, साथ ही ये वस्तुनिष्ठ होता है, ये अपने विषय वस्तु से भटकता नहीं है। तो इसका कंटेंट ओरिएंटेड होना भी या सब्जेक्टिव होना भी इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। साथ ही साथ इसको कई बार आप टेस्ट कर सकते हैं और जितनी भी बार टेस्ट करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। ये साइंटिफिक मेथड की विशेषता होती है। साथ ही साथ इसको रिपीट किया जा सकता है, रिकैप करने लायक ये होता है, और इसके जो सिद्धांत होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, प्रकृति की किसी भी दशा में ये समान रूप से लागू होते हैं, इनका कोई अपवाद कभी देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे सिद्धांत जो विज्ञान के रहे हैं वो इसी परिप्रेक्ष्य में अपना काम करते हैं। तो इन सारे विशेषताओं को बाल व्यवहार के अध्ययन के दौरान पाया गया है, जितने भी अध्ययन विधियों को यूज किया गया उन सारे अध्ययन विधियों में। तो ये सारे गुण किसी भी अध्ययन विधि में आपको देखने के लिए अगर मिलता है तो आप मान सकते हैं कि वह एक वैज्ञानिक विधि है, और ये सारे गुण शिक्षा मनोविज्ञान की लगभग सभी विधियों में देखने को मिलती है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान बाल व्यवहार के अध्ययन करने में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करती है। तो वैज्ञानिक विधियां कौन कौन सी हैं? वो सारी विधियां मानव व्यवहार के अध्ययन के दौरान प्रयोग में लाई जाती रही हैं। इनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला है अंतर्दर्शन विधि, यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें इतना जानना है कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है। किसी भी चीज को गहराई से अपने ही अंदर अवलोकन किया जाता है, और इसकी अपनी एक खासियत भी और इसकी अपनी अलग सीमाएं भी हैं। हालांकि यह विधि बाल व्यवहार के अध्ययन के दौरान प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं, ये मानव व्यवहार के अध्ययन में प्रयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि बालकों के अंदर इतनी विद्वता नहीं होती है या इतने अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं कि वो अपने व्यवहार में हो रहे परिवर्तनों के कारणों को जानने का प्रयास कर सकें। इसके बाद दूसरी विधि है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि यानी एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको आपके सिलेबस में
ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि के नाम से दिया गया है। इसे निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। इसके बाद है लाइफ हिस्ट्री मेथड, जीवन इतिहास विधि, जिसको कई बार केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। इसे भी हम लोगों को डिटेल में देखना है। इसके बाद है इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड को भी हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद है कंपैरेटिव मेथड यानी तुलनात्मक विधि। कई बार तुलना के आधार पर बाल व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है साइको एनालिटिकल मेथड। ये सिगमंड फ्राइड महोदय की सबसे बड़ी देन रही है। उन्होंने स्वप्न के विश्लेषण और मन के अकार्यात्मक और गत्यात्मक दोनों पक्षों के आधार पर मन का विश्लेषण और उसके दौरान व्यवहार का निर्धारण कैसे होता है इसको जानने का प्रयास किया है। तो इस मेथड के द्वारा भी बाल व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ क्लिनिकल मेथड को प्रयोग में लाया जाता है। यह मनोविज्ञान की मानवता को एक अद्भुत भेंट है। क्लिनिकल मेथड में बहुत सारे व्यवहार संबंधी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ सर्वेक्षण विधि को प्रयोग में लाया जाता है। सर्वेक्षण विधि से एक कॉमन निष्कर्ष की आवश्यकता जिस टॉपिक या जिस स्टडी में होती है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और लास्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में किसी भी लैब में कंट्रोल्ड सिचुएशन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है या उसकी जांच की जाती है। तो इतने सारे विधियों से मानव व्यवहार का अध्ययन या बाल व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो आपको जो 3 प्रमुख विधियों को पढ़ना है उसमें पहला है अवलोकन, दूसरा है इंटरव्यू और तीसरा है केस लाइफ हिस्ट्री मेथड। तो इन तीनों विधियों में सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं ऑब्जर्वेशन मेथड को यानी अवलोकन पद्धति को। देखिए, अवलोकन को सरल अर्थों में हम लोग कह देते हैं ध्यान से देखना। यानी किसी भी चीज को अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो यह क्रिया अवलोकन की क्रिया कहलाती है। तो बाल व्यवहार के अध्ययन के अवलोकन विधि के दौरान हम लोग बालकों के व्यवहार को काफी ध्यान से देखने का काम करते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति या किसी बालक के व्यवहार, उसके आचरण, उसकी क्रियाओं और उसकी प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। अनुमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है इस चीज की व्याख्या एट द सेम टाइम आप साथ साथ नहीं कर सकते। जैसे बालक को क्रोध आया तो क्रोध आने के कई कारण हो सकते हैं। क्रोध एक संवेग है और उस संवेग के पीछे बहुत सारी चीजें उसके पीछे अपना काम कर रही होती हैं। तो किसी एक कारण को आप जिम्मेवार नहीं मान सकते जब तक कि फाइनल कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंचते। इसीलिए यहाँ पर अनुमान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब क्या होता है कि स्टडी करने वाला, जिसका अध्ययन किया जा रहा है, उसके व्यवहार का निरीक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके एक एक व्यवहार को काफी गहराई से अपने ध्यान में लाता है और उसी के आधार पर अपने सब्जेक्ट यानी अपने विषय या अपने सब्जेक्ट के बारे में वो एक धारणा बनाता है, एक धारणा तैयार करता है। और इस विधि को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की है व्यवहारवादियों ने। आप जानते हैं कि मनोविज्ञान के व्यवहारवाद की शाखा के जो फाउंडर हैं वो जेबी वाटसन हैं और व्यवहारवादी व्यवहार को ही सर्वप्रमुख मानता है। वो मानता है कि मानव व्यवहार ही या मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। तो वो किसी भी व्यवहार के अध्ययन में अवलोकन विधि को प्रयोग में लाते हैं। काफी ध्यान से अपने विषय यानी अपने सब्जेक्ट, अपने प्रयोज्य के व्यवहार को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ कॉलेशनिक नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने बताया है कि अवलोकन 2 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में बाल व्यवहार के अध्ययन की जो 2 विधियां
की जो प्रमुख विधि है अवलोकन विधि, उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक अवलोकन और दूसरा होता है अनौपचारिक अवलोकन। तो औपचारिक अवलोकन जो होता है उसमें मूल रूप से अनौपचारिक और औपचारिक अवलोकन में अंतर होता है उस दशा का, उस परिस्थिति का, उस अवस्था का जो इन दोनों ही प्रकार के अवलोकन के बीच में एक मौलिक विभेद उत्पन्न करती है, या यूं कहें एक बेसिक डिफरेंस को क्रिएट करती है। तो वो होता है कि नियंत्रित दशा में अगर अवलोकन किया जा रहा है तो वो एक औपचारिक अवलोकन कहलाएगा, और कोई अवलोकन ऐसा है जो अनियंत्रित अवस्था में, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, तो उस दशा में किया जाने वाला अवलोकन अनौपचारिक अवलोकन कहलाता है। तो देखिए, औपचारिक अवलोकन जब किया जाता है तो वहां सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब अध्ययनकर्ता का अटेंशन अपनी ओर कोई सब्जेक्ट या कोई प्रयोज्य, आपका प्रयोज्य उसको कहते हैं जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, तो वो अगर देख रहा है कि आप एक फॉर्मल तरीके से उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अवेयर हो जाए, वो अलर्ट हो जाए, अलर्ट मोड में आ जाए, तो अध्ययन के प्रभावित होने के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। और जो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, अनौपचारिक अवलोकन है, उसमें क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में आप उसके व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं, उसके व्यवहार पर अपना ध्यान दे सकते हैं, उसका निरीक्षण या उसके बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कक्षा से बाहर, खेल के मैदान में, खाने के टेबल पे, कहीं पर भी उसके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इस प्रकार का किया जाने वाला ऑब्जर्वेशन इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहलाता है। परंतु इन दोनों ही विधियों में कुछ सामान्य गुण जो है वो उभर करके सामने आते हैं, जिसको आप पॉइंट वाइज अपने आंसर में लिख भी सकते हैं। जैसे बालकों का उचित दिशा में विकास होता है। अगर ऑब्जर्वेशन मेथड को प्रयोग में लाया जाए तो उसके द्वारा जो कुछ भी ऑब्जर्व किया गया, उससे ये प्रायः देखा गया है कि सही दिशा में उनका विकास करने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ उनके व्यवहार के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर आप शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, उद्देश्यों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के प्रभाव से जो उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, वो हमेशा और हर युग में एक जैसे नहीं होते। आज से 20-25 साल पहले शिक्षा का जो उद्देश्य था और जो प्रणाली चली आ रही थी, वो प्रणाली आज कारगर नहीं हो सकती है, और आज उद्देश्य भी बदल गए हैं। तो इन उद्देश्यों में परिवर्तन आप किस आधार पे करते हैं, तो ये अवलोकन के आधार पे होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे पहले हमारे समय में, जब हम लोग छोटे थे, उस समय में कंप्यूटर का या स्क्रीन टच स्मार्टफोन वगैरह का उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। उतना ज़्यादा कि उस समय ये चीज़ें अस्तित्व में थी भी नहीं। 95 से ऐसे रिमेंबर मोबाइल फ़ोन अस्तित्व में आया, इंटरनेट अस्तित्व में आया है। तो उस दौरान हमारा शिक्षा काफ़ी फॉर्मल हुआ करता था। हम लोग गैजेट्स के नाम पर बहुत कैलकुलेटर वगैरह को यूज करते थे। आज मैक्सिमम स्कूलों में टैब के माध्यम से, और अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान जारी लॉकडाउन में हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। तो उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां बदल चुकी है, तो शिक्षा का उद्देश्य भी बदला है। आज बालक इतना सक्षम है, जब वो स्कूल नहीं जा रहा है उस उम्र में भी यूट्यूब में अपने फेवरेट राइम्स को ढूंढ ले रहा है। तो अभी जो शिक्षा की जो व्यवस्था की जाएगी, जो प्रणाली विकसित की जाएगी, उसमें बालकों के इस व्यवहार को निर्विवाद रूप से ध्यान में रखना होगा, और इन चीजों के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। उसके बाद है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन। तो जैसे बालकों के व्यवहार से जो कुछ भी आपका निष्कर्ष सामने आता है, उससे आप पाठ्यक्रम संबंधी बदलाव कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल के मैनेजमेंट में और क्लासरूम मैनेजमेंट में भी ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि बालकों के व्यवहार के अध्ययन से, उसके अवलोकन से
हमें बालकों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर एक शिक्षण रणनीति, एक बेहतर शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है और बालकों के अध्ययन में हमें कहीं ना कहीं काफी मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे अपने इन गुणों के वजह से अवलोकन विधि एक लोकप्रिय विधि के रूप में अस्तित्व में है, मौजूद है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल मेरिट्स ही हैं, अवलोकन विधि में पर्याप्त विसंगतियां और कमियां भी मौजूद हैं। इसको हम लोग देखते हैं, आप लोग पॉइंट वाइज अपने आंसर में इसको लिखेंगे। जैसे सबसे पहला समस्या ये आता है कि जैसे ही किसी ऑब्जर्वर को अपने सामने में देखते हैं तो बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं। जैसे अगर टीचर क्लास से बाहर चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो शोर मचाने लगते हैं, डेस्क पे खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं या अनियंत्रित व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति टीचर के साथ उस क्लासरूम में प्रवेश करे तो टीचर के सामने में जितने अटेंटिव बने रहते हैं उससे कहीं ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने क्लास में आया हुआ देखकर। तो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में उनका व्यवहार कहीं ना कहीं बनावटी होने का खतरा मौजूद रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है या इसकी सबसे बड़ी सीमा है, यानी अस्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन। अब दूसरा है कि चूंकि अस्वाभाविक व्यवहार को ये प्रदर्शित करते हैं तो अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला निष्कर्ष गलत होने की संभावना भी बनी रहती है, यानी गलत निष्कर्ष के प्राप्ति की संभावना ये इसकी दूसरी सबसे प्रमुख कमी है। इसके साथ साथ अवलोकनकर्ता का जैसा दृष्टिकोण होता है वो अवलोकन के दौरान उन्हीं चीजों को देखता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज का अवलोकन करने जाते हैं तो हम भी चूंकि एक मानव हैं और एक मानव के रूप में हमारे अंदर भी अलग अलग तरह की पूर्व धारणाएं बैठी हुई हैं। बहुत सारी चीजों से हमारा व्यवहार प्रभावित होता रहता है। बहुत सारे पूर्वाग्रह हमारे सोचने की दिशा को अपने हिसाब से परिवर्तित कर देते हैं, उसके मार्ग को मोड़ देने का प्रयास करते हैं। तो स्टडी करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका अप्रोच कैसा है, इससे ये प्रभावित हो जाता है और कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव नहीं रह जाता, ये वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाता है, जिसके वजह से हम मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी कमी है कि अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह निरंतर प्रभावित हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें मानवीय त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है। चूंकि एक मानव के द्वारा जो अवलोकन किया जा रहा है उसमें हो सकता है कोई चीज उसके नजर से छूट भी जाए, क्योंकि जितनी चीजों को हम जानते हैं, हम समझते हैं, ऑब्जर्व करने के दौरान हम उतनी ही चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। जो चीजें हमारे ध्यान में नहीं होती, हमारे संज्ञान में नहीं आ पाती हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहती हैं। उन चीजों के छूट जाने से एक मानवीय त्रुटि, एक स्वाभाविक त्रुटि वहां पर देखने को मिलता है। अब इतने सारी त्रुटियां जहां पर होंगी वहां पर उस स्टडी के रिलायबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यानी उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह बराबर लगाए जाते रहे हैं। ये अवलोकन विधि की सबसे बड़ी कमी में से शामिल है। लेकिन अवलोकन विधि की जितनी भी कमियां हम लोग देखें, लिखें, वर्णन करें, लेकिन टीचर के लिए और साइकोलॉजिस्ट के लिए ये काफी यूजफुल है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर यह देखा गया है कि छोटे बालकों के लिए जो भी शिक्षण की व्यवस्था वगैरह की गई है वहां पर उनके व्यवहार के अध्ययन से, उनके व्यवहार के ऑब्जर्वेशन से जो कुछ निकल करके सामने आया है उन चीजों को हमने प्रयोग में लाया अपने निष्कर्ष में, और उसके आधार पर अपनी रणनीति में हम लोग बदलाव करते हैं। घर के ही मेंबर जो उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेवार होते हैं वो बालकों के व्यवहार को देख करके ही सहज रूप में पता लगा लेते हैं कि कौन सी समस्या इसे हुई होगी। जो छोटा बच्चा बोलने में भी सक्षम नहीं है, उसके माता पिता आराम से ये इस बात को कह देते हैं कि इसके कान में दर्द है या इसके पेट में दर्द है या इसके सिर में दर्द है। तो आखिर कैसे उनको ये बात समझ में आती है? तो निरंतर ऑब्जर्व करने के वजह से बालकों के व्यवहार को वो समझना प्रारंभ कर देते हैं।
ये इसका सबसे आसान एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए जितनी भी विधियां प्रयोग में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा लाई जाती है, उसमें अवलोकन विधि के बारे में आज आप बेहतर अपना एक समझ विकसित कर चुके होंगे और इस आधार पर आप एक आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्ययन विधि को देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।